माधोनगर राज्य के एक छोटे से गांव में गौरी नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी मालती के साथ रहा करता था। देखना, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है। हाँ, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। मालती, अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए ही चला जाऊंगा, ठीक है ना? अगली सुबह गौरी लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। गौरी एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल बंदर तड़प रहा था। गौरी बंदर के पास जाता है। हे भगवान, इस बंदर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बेचारे बंदर का हाथ खून से भरा पड़ा हुआ है। काश तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरे हाथ में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है, तुम्हें तकलीफ ज्यादा है। उसी समय वहां एक साधु आ पहुंचा। प्रणाम साधु महाराज। कौन हो तुम और बंदर से क्या बातें कर रहे हो? मैं तो बस लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल बंदर को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया है। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह यह दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और ही तकलीफ है। इस दुनिया में बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है, जो जानवरों के दर्द समझते हैं। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगते हैं। अचानक रंग बिरंगी किरणों से बंदर का जख्म सही हो जाते हैं। अब यह बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु वहां से चले जाते हैं। बंदर उठकर खड़ा हो गया। मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ पे कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा, मुझे बहुत चोट लग गई। अरे ये बंदर तो बोलता भी है। लगता है ये चमत्कार साधु बाबा ने किया है। अच्छा, ये बताओ, अब तुम ठीक हो? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तुमने तो मेरी जान बचाई है। इस दुनिया में ऐसे इंसान मिलते कहाँ हैं। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और अब तो मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूँ, तो मैं बंदरों से अब तो अलग हो गया हूँ। अब क्या करूँगा उन बंदरों के साथ रहकर? अब तुमसे बातें करूँगा जी भर के। तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बड़े मजे की बातें करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से गोलू कह के पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो घर चलते हैं। अरे, ये जंगल से तुम बंदर को क्यों पकड़ लाए? गौरी पूरी घटना मालती को बताने लगा। क्या वास्तव में बंदर बात कर सकता है? अरे तुम स्वयं पूछ लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोलू है। गौरी ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूँ। साथी क्या, अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। मालती आश्चर्य में पड़ जाती है। समय बीतने लगा। गोलू की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी। धीरे धीरे गोलू मालती के काम में हाथ बटाने लगा। गोलू अब गौरी का सच्चा साथी बन चुका था। एक दिन गोलू गौरी से बोला, हाँ गौरी, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे? अरे गोलू, खेत का काम आसान नहीं होता।
बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे तुम? वहां पे घर पे ही रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। अरे क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूँगा। और क्या, मुझे कम मेहनती समझा है क्या? हमें बस डर यह है कि गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया ना, तो वो न जाने क्या समझेंगे। अरे पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डरे थे क्या? देखो गोलू, मैं दुनिया को जानता हूँ, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है जो तुम्हें समझ सके। मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मुझे तो तुम्हारे संग रहना है। मेरा मतलब ये है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूँ। गौरी को ये बात सुनकर अच्छा लगा और दोनों खेत जाने लगे। कुछ ही दिनों में गोलू ने खेती की हर बात सीख ली। अब वो गौरी का सच्चा मददगार बन गया था। अरे दोस्त, आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। गोलू, अब तो तू पक्का किसान बन गया है, मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। गोलू की बात अब गांव में फैलने लगी थी और ये बात आखिरकार पहुंची जमींदार चौधरी के कानों तक। क्या गोरी के घर एक बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ जमींदार साहब, मैं खुद देख चुका हूँ। अरे मैंने तो उसे बोलते हुए भी सुना है। पहली बार तो मैं डर गया था। अरे भैया, तो फिर उस बंदर को लेकर गौरी को तमाशा करना चाहिए, उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही जमींदार साहब। इस गौरी की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, पर यह ससुरा गौरी यह कभी झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है जमींदार, बंजर में भी फसल उगा लेता है। अरे इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है हरिया। उसकी किस्मत और सितारे बुलंद है, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन यह खेत मेरा होगा और गौरी मेरे कदमों में होगा। देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन गौरी और गोलू जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी मालती खांस रही थी। यह देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच गईं। अरे मालती, क्या हुआ? ये कैसी खांसी है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है, अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। गौरी, इसे नजरअंदाज मत करो, किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। गौरी ने देर न करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने मालती को ध्यान से देखा। गौरी देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज ना मिला तो यह जानलेवा हो सकती है। नहीं नहीं वैद्य जी, आप मालती का इलाज शुरू कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से गौरी का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगाने लगा। महीने बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन गौरी घर पर अकेला बैठा था। ऐसे उदास मत बैठिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो मालती, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया, अब तो खेती करने तक के पैसे नहीं बचे। गौरी सिर झुकाए बैठा था। तभी गोलू दोनों के पास आता है। गौरी, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे दो भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं, उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो? गौरी को यह बात ठीक लगी। उसी शाम वो गोलू को साथ लेकर अपने बड़े भाई सुदामा के घर जाता है। क्यों भाई, आज हमारे घर का रास्ता कैसे याद आया? भैया, मालती की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया सब इलाज में लग गया। मेरे पास एक पैसे नहीं है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है भैया। तुम तो जानते हो, इस साल मेरी फसल खराब हो गई। अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूं? अरे वो झूठ बोल रहा था, मैंने उसके चेहरे को देखा है, वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ जानता हूँ, गोलू जब दुख आता है तब कोई साथ नहीं देता। पर चलो, एक और भाई है, उनसे मिलते हैं, शायद वहाँ भला हो जाए। अब दोनों शंकर के घर पहुंचे। शंकर ने दरवाजा खोला और गौरी को देखकर चौंक गया। अरे गौरी, तुम आज भाई की याद कैसे आ गई?
भैया, मेरी पत्नी मालती बहुत बीमार है, थोड़े पैसे की जरूरत थी इलाज के लिए। क्या? अरे, बंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच क्यों नहीं देता? मेरे पास पैसे का पेड़ लगा है क्या जो मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया। सच तो यह है कि तुमने और सुदामा भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। अरे निकल जा यहाँ से। अगर कर्ज लेना है तो जमींदार के पास जा, मुंह उठा के चले आए, पैसा मांगने भाग यहाँ से। कैसे भाई हैं तुम्हारे गौरी, एक भी मदद को तैयार ही नहीं है। हाँ दोस्त, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी, कोई किसी का नहीं होता। तो अब क्या करोगे दोस्त, क्या जमींदार के पास जाओगे? हाँ, मजबूरी है गोलू, मैं नहीं जाना चाहता था दुष्ट भाइयों के पास। तुम्हारे कहने पर भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है? अगले दिन गौरी और गोलू जमींदार की हवेली में जा पहुंचे। जमींदार से उम्मीद कम थी, मगर पत्नी की हालत की खातिर उसने खुद को झुका दिया था। मैं जानता था गौरी, एक ना एक दिन तू मेरी हवेली में जरूर आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक। जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत ही अकड़ में चलता था। अब देखो कैसा मुरझाए मुरझाए सा खड़ा है। जमींदार, तुम्हें किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? ए बंदरवा, बकवास बंद कर। तू इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब यह नहीं है कि तू इंसान बन गया है, समझा? हाँ गौरी, बताओ बताओ, क्यों आए हो? क्या बताएं, आपको तो सब पता है। मेरी पत्नी बीमार है, सारा पैसा इलाज में चला गया, कुछ पैसे की आवश्यकता है। अच्छा, तो पैसे चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। अब मेरे पास बचा ही क्या है जो गिरवी रखूं? जो सोने के आभूषण थे वो भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे है ना, क्यों नहीं है? तेरे पास 2 बीघा जमीन है, भैया उसे गिरवी रखो। वक्त पर कर्ज चुकाएगा तो जमीन तेरी वरना मेरी, सीधा हिसाब। बोलो भैया। उसे अपनी पत्नी का जीवन बचाना था, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। अरे यह तो सरासर अन्याय है, तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसे तो गौरी कभी कर्ज ही नहीं चुका पाएगा। हे गौरी, पहले तो इस अपने पालतू बोलने वाले बंदर को ले जा यहाँ से, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो हो गया तेरा काम। जब से आया है पटर पटर बोल रहा है, चुप कर। गौरी चलो मेरे साथ, ये कर्ज मत लो, चलो। गोलू, मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है सिवाय जमीन के। अरे तुम बस चलो तो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना, चलो मेरे साथ। गौरी गोलू के साथ चला गया। जमींदार और हरिया गुस्से से लाल हो रहे थे। मालिक, गौरी तो हाथ से निकल गया। अरे चिंता मत कर हरिया, मजबूरी उसे फिर से घसीट के ले आएगी। कितना दूर जाएगा वो, एक ना एक दिन मेरे पास तो आना होगा उसे। गौरी गोलू के साथ घर पर आ पहुंचा और गोलू जंगल की तरफ चला गया। शाम तक गोलू लौटकर नहीं आया। गौरी और मालती की चिंता बढ़ने लगी। गोलू अब तक घर क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? अरे पता नहीं कहाँ गया, मेरे मन में भी बड़ी बेचैनी हो रही है। रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही गोलू घर पहुंचा, हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे गोलू, तू कहाँ था? हमें लगा कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन साधु महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति दी थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके यह जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। गोलू ने वो जड़ी बूटी मालती को दे दी। कुछ देर बाद मालती की आंखों में चमक लौट आई। अब मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। मालती, तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई। और गोलू, तू तो हमारे लिए भगवान बन गया। अगर तू नहीं होता तो मैं जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। अब मेरी पत्नी तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे तक नहीं बचे।
मैं जानता था कि मालती के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं साधु महाराज से बीज भी लेकर आया हूँ। ये देखो, क्या बीज? उन्होंने ये चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे गांव में किसी ने नहीं उगाई होगी, और सबसे पहले तुम्हारी फसल भी तैयार होगी। हाँ, मजा आ गया ना? इतनी जल्दी? हाँ, लेकिन एक शर्त भी दी है साधु महाराज ने। जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब तुम उन लोगों की मदद करना जो जमींदार के कर्ज में दबे हुए हैं। अरे मित्र गोलू, तू मेरा सच्चा साथी निकला। हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई। अगले ही दिन गौरी, गोलू और मालती ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और कुछ ही दिनों में गौरी के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो रे देखो, गौरी के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। हाँ, हमारी फसल तो अभी जामी भी नहीं है और इसकी तो फसल भी तैयार हो गई। और उसकी बीवी मालती, जो कि महीनों बीमार रही, अब रोज खेत में काम करती है। भैया, यह तो कोई चमत्कार ही लगता है। कुछ दिनों बाद गौरी की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई। गौरी जपो राम नाम बन गया तू धनवान, जो सोचा था वह हो गया सच। हाँ, वाकई में सच तो हो गया। लेकिन अब बारी है गोलू वादा निभाने की, उन सब की मदद करने की जो जमींदार के कर्ज में डूबे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो आज से ही शुरुआत करते। गौरी और गोलू ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। सभी ने अपनी जमीन वापस पा ली। गौरी भैया, आज आपने हमें नया जीवन दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में खुशी लौटने लगी। ए हरिया, तू देख रहा है ना कि क्या हो रहा है? हाँ मालिक, गौरी ने सबके कर्जे चुकाने शुरू कर दिए हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन तो मेरी जमींदारी ही खत्म हो जाएगी और मेरा दबदबा भी खत्म हो जाएगा। आप आदेश दीजिए मालिक कि करना क्या है। अब बहुत हो गया हरिया। अगर ये गौरी ऐसे ही सबकी जमीन छुड़वाता रहा तो मेरा क्या बचेगा? अरे मालिक, आप तो बस आदेश कीजिए, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। सब खेत में काम करते हैं, वहीं खत्म कर दूंगा। खून जमीन पर गिरे ऐसा मारना साले को, ताकि सबके दिल में डर उतर जाए। जा, गौरी को मिटा दे, जा। अगली सुबह गौरी खेत में बीजों को देख रहा था जो अब सोने जैसे चमकते दिखते थे। अरे गोलू, देख तो ये फसल तो जैसे गाना गा रही हो। तुम्हारे हाथ की छुवन में जादू है गोलू। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र, इस बार की फसल सोने की फसल जैसी उगती हुई दिख रही है। इतना बोलकर अचानक गोलू खेत के दूसरी तरफ चला गया। सच तो ये था कि गोलू को किसी की आहट की भनक लग चुकी थी। तभी वहां जमींदार और हरिया आ पहुंचे। हरिया के हाथ में लंबा भाला था। गौरी बैठा हुआ था। जैसे ही हरिया ने गौरी की ओर भाला फेंका, तभी एक छलांग में गोलू ने ये वार अपने ऊपर ले लिया। ये तूने क्या किया? तुम्हारे लिए मित्रता का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी होता है। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। जमींदार और हरिया अविश्वास भरी नजरों से घायल गोलू को देखने लगे। हरिया जमींदार की ओर देखकर बोला, अरे ये क्या जमींदार, इस मूर्ख बंदर ने तो गौरी के ऊपर लगने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी गौरी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर जमींदार गोलू की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, अरे तू मूर्ख का मूर्ख बंदर ही रहा। तू इंसानों की तरह बोल सकता है और इंसानों की तरह रहने लगा था, लेकिन तू इंसानों की तरह चतुराई नहीं सीख सका। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख बंदर कहीं का।
तूने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं गौरी को जीवित छोड़ दूंगा? नहीं, मैं गौरी को जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा समाप्त हुआ है। तेरा ये बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख बंदर। गोलू के होठों पर एक हल्की मुस्कान अब भी जिंदा थी। गोलू ने अपने मित्र गौरी को मुस्कुराते हुए देखते हुए ही दम तोड़ दिया। तभी वहां वही साधु प्रकट हो गए जिसने गोलू को बोलने की शक्ति दी थी। साधु क्रोधित अवस्था में जमींदार और हरिया की तरफ देखकर बोले, जिसने निर्दोष की जान ली उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। जमींदार और हरिया, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो। इतना बोलकर साधु की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर हरिया और जमींदार के शरीर पर पड़ने लगी और कुछ ही पल में उनके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु गौरी की ओर देखकर बोले, हाँ, तुम्हारा और गोलू का साथ यहीं तक लिखा था। लेकिन साधु महाराज, जमींदार के साथी हरिया ने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन गोलू ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा साथी था। जाते जाते गोलू ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपने साथी को कभी नहीं भूलना, गौरी। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में वहां से गायब हो गया। गांव वाले नम आंखों से गोलू के बलिदान की सराहना करने लगे। कुछ दिनों बाद हरिराम ने नम आंखों से गोलू की याद में उसी खेत में एक पौधा लगाया जो आगे जाकर बना साथी वृक्ष। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वो एक जानवर हो सकता है जो बिना शर्त प्रेम करे, रक्षा करे और अगर जरूरत पड़े तो जीवन भी दे दे।